कोई भी लड़की अपनी मर्जी से नहीं आती, सबको धोखे में ही लाया गया है। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बातें। ये गुड़िया से जो केवल 22 साल की है और मुंबई के एक रेड लाइट एरिया में काम करती है। गुड़िया अपने पीरियड्स को लेट करने के लिए दवाएं खाती है ताकि वह कुछ दिन और कमाठीपुरा की अंधेरी गलियों में काम कर सके। लेकिन यह सिर्फ गुड़िया की कहानी नहीं, यह उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो रेड लाइट एरिया में मजबूरी में ऐसी दवाएं लेती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी मजबूरी क्यों आती है और इन दवाओं का उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रेड लाइट एरिया की। ये वो गलियां हैं जिन्हें समाज का एक हिस्सा अनदेखा करता है और दूसरा हिस्सा इन्हें सिर्फ एक धंधे के तौर पर देखता है। अगर आप समाज में खड़े होकर इन गलियों के बारे में बात करना चाहते हैं तो शायद इस सामने वाला आपसे बात करना पसंद करेगा। लेकिन सवाल ये है, इन गलियों में रहने वाले लोग हैं कौन, उनकी जिंदगी आखिर कैसी है और सबसे बड़ा सवाल, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये है कमाठीपुरा, देश का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, जहाँ हर साल हजारों में लड़कियाँ आती हैं, या तो ट्रैफिकिंग से या मजबूरी में। 1790 के दशक में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की मजदूरों को मुंबई में काम के लिए लाया गया था। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये है हॉर्नी वेलाड, बेलासिस रोड, राजाबाई टावर, बॉम्बे हाई कोर्ट, विक्टोरिया टर्मिनल और बीएमसी हेडक्वार्टर। इन्हीं प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वर्कर्स को तेलंगाना से लाया गया था। मजदूरों को तेलुगु भाषा में कमाठी कहा जाता था और जिस एरिया में ये मजदूर रहा करते थे उस एरिया को कमाठीपुरा कहा जाने लगा। 1880 में इस एरिया का नाम पूरी तरीके से कमाठीपुरा पड़ गया। पैसे न होने के कारण सेक्स वर्कर्स ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये एरिया रेड लाइट एरिया बन गया। कमाठीपुरा का ओरिजिन 19वीं सेंचुरी की एंड में हुआ, जब बॉम्बे तेजी से ग्रो कर रहा था। ब्रिटिश ऑफिसर्स और सोल्जर्स के लिए एंटरटेनमेंट और फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे, जिसमें से कमाठीपुरा सबसे पहले स्थान पर था। एनसीआरबी की डाटा के अकॉर्डिंग 2019 में भारत में ट्रैफिकिंग के 3466 मामले दर्ज किए गए। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, दुनिया भर में हर साल लगभग 1.2 मिलियन बच्चों की तस्करी होती है और भारत को बाल तस्करी का सोर्स माना जाता है। कमाठीपुरा जो साउथ मुंबई में है, यहाँ आज भी हजारों सेक्स वर्कर्स बद से बदतर जिंदगी बिता रही हैं। यहाँ ज्यादातर लड़कियों को 10 से 12 की उम्र में ही जबरदस्ती लाया जाता है। उनके परिवार से कहा जाता है कि शहर में काम मिलेगा, लेकिन उनको बड़े शहरों में लाकर बेच दिया जाता है। महज 10 से 20 रुपए के लिए उन्हें काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक 11 साल की छोटी बच्ची जो अभी दुनिया को समझना और चीजों को सीखना शुरू ही कर रही होती है कि उसको इन चीजों में ढकेल दिया जाता है। उसे या तो उसके परिवार वाले ही बेच देते हैं या फिर ट्रैफिकिंग करके लाया गया होता है। शुरुआत में उसे कुछ दिनों तक एक कमरे में बंद करके रखा जाता है जहाँ खिड़की पर लोहे की जंजीरें होती हैं ताकि वह वहां से भाग न सके। फिर उनकी हिम्मत को तोड़ा जाता है कि वो मान जाए और इस काम में वो भी आगे आए। और अगर कोई लड़की हिम्मत नहीं हारती है तो उसको खाना देना ही बंद कर दिया जाता है। ऐसे कई महिलाएं हैं जो शुरू में बहुत रोती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, लेकिन धीरे धीरे हालात उन्हें बदल देते हैं। वक्त के साथ वही लड़की उस कोठे की मालकिन बन जाती है जहां कभी उसे जबरदस्ती लाया गया होता है। अमेरिकन फोटोग्राफर थॉमसन ने बताया कि आज भी कमाठीपुरा की महिलाएं सेक्स के लिए 500 रुपए तक वसूलती हैं और 12 से 16 वर्ष की लड़कियां 2000 रुपए तक कमा लेती हैं, जिससे उनके खर्चे आराम से चलते हैं। थॉमसन ने कहा, मैंने लगभग 100 से ज्यादा इंटरव्यू लिए। कुछ ने कहा मैं वहाँ 11 वर्षों से रह रही हूँ, कुछ ने कहा 15, लेकिन मुझे एक भी ऐसी महिला नहीं मिली जिसने वहाँ रहने का खुद से फैसला किया हो। मैं जिन भी महिलाओं से मिला उनमें से हर एक या तो तस्करी करके लाई गई हो या फिर वहीं पर पैदा हुई है। दोस्तों, भारत में सेक्स वर्कर्स के लिए कानून है। 1956 IDPA के तहत सेक्स वर्क करना अपने आप में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ चीजें अवैध हैं, जैसे वेश्यालय चलाना, सड़क पर ग्राहक को ढूंढना, दलाली करना, किसी को जबरदस्ती इस काम में ढकेलना। इनके लिए 1 से 7 साल की जेल या जुर्माना होता है। अगर नाबालिग शामिल हो तो सजा और भी सख्त होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक जरूरी आदेश दिया, अगर कोई वयस्क अपनी मर्जी से सेक्स वर्क करता है तो पुलिस उसे परेशान न करे। सेक्स वर्कर्स को समान और संवैधानिक अधिकार मिले। अगर उनके साथ कोई जबरदस्ती करता है तो उनकी शिकायत को भी दर्ज किया जाए और अपराधी पर कार्रवाई किया जाए। छापों में उन्हें बेवजह गिरफ्तार न किया जाए, उनके बच्चों को जबरदस्ती उनसे अलग न किया जाए। लेकिन कानून की वजह से और समाज के रवैये के कारण सेक्स वर्कर्स को पुलिस और समाज से परेशानी काफी झेलनी पड़ती है। सीमा जो एक कोठे पर रहती है बताती है, एक दिन एक आदमी आया, उससे मैंने कहा कॉन्डोम का यूज करो वरना आपके और हमारे परिवार दोनों को खतरा हो सकता है, लेकिन उसने बात नहीं मानी। दोस्तों, ऐसी तमाम कहानियां हैं। केस 92 ईयर ओल्ड अंकल चौथी मंजिल कोठे पे चढ़े, उनसे चला नहीं जा रहा था।
और वो ऊपर चढ़ के वो जिद करने लगे यही लड़की चाहिए मुझे, मेरे को देख के। आई वाज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग और मैं हंस रही हूँ, अंकल मतलब आपसे चला नहीं जा रहे, मतलब इन द सेंस दैट्स द प्रैक्टिकल थिंग, अंकल आप चढ़ नहीं पा रहे थे ऊपर, आपको 1 घंटा लगे चौथी मंजिल में, पर आपका दिमाग आपको आज भी यही बोल रहा है कि आप एक छोटी सी, मतलब आई वाज 22-23, आपको एक छोटी लड़की चाहिए कमरे में जाने के लिए। तो मेरे को कभी कभी शक होता है कि आर वी रियली ह्यूमन। 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग कुछ एरिया में सेक्स वर्कर्स में HIV दर 5% तक बढ़ा हुआ दिखाई दिया। कमाटीपुरा जैसे रेड लाइट एरिया में HIV का जोखिम ज्यादा है क्योंकि वहाँ सेक्स वर्कर्स की संख्या ज्यादा है और स्वास्थ्य सुविधाएं कम है। शुरू में हमने आपको बताया कि पीरियड्स को लेट करने के लिए कैसे गुड़िया दवा खाती है जिससे उसके पीरियड लेट आए और वो कमाटीपुरा में कुछ दिन तक और काम कर सके, लेकिन ये दवाओं के प्रयोग से गुड़िया अंदर ही अंदर टूटती है। इन दवाओं के प्रयोग से हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, कैंसर तक की बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों अगर समस्या है तो समाधान भी उसके साथ किया जा रहा है। कुछ NGO हैं जो इन लोगों को समझाते हैं और इन चीजों पर बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। नवजीवन सेंटर, वुमेन कलेक्टिव, प्रेरणा जैसे NGO कॉन्डोम को बांटते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। HIV जैसी बीमारी के बारे में लोगों को बताते हैं। अभी तक इन NGO ने लगभग 5000 से ज्यादा लोगों की मदद की है। कमाटीपुरा में कई बच्चे कोठों पर ही पैदा होते हैं, उनके लिए स्कूल, खेल का मैदान या सामान्य बचपन जैसा कोई चीज ही नहीं होता। कई बार उन्हें भी कम उम्र में इस दलदल में ढकेल दिया जाता है, लेकिन NGO इस पर काम कर रहे हैं। प्रेरणा जैसे NGO बच्चों को अपने पास रखकर पढ़ाई करवाते हैं। आपकी सोच क्या है रेड लाइट एरिया के बारे में? क्या वो अपनी मर्जी से इस दलदल में कूदना चाहते हैं या उनकी मजबूरी होती है? ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।